प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 8 1 व 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। आज हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 10 की चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें मैथ्स की, तो जो इसका कुल वेटेज है वो है 5 मार्क का, जिसमें से 2 MCQ आने हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। बच्चों बात करें, बहुत से छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आप बात करें क्वेश्चन पेपर की तो लगभग एक MCQ तो असल यहाँ से आ जाता है कि मान लीजिए सर्किल है कोई, और सर्किल में अगर कहीं भी कोई टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्शरेखा। क्या बोलते हैं? अगर कोई भी लाइन है तो सर्किल को छू के निकल जाए, सर्किल को छू के निकल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? स्पर्शरेखा। क्या बोलते हैं? जहां पर ये सर्किल को छूती है, वृत्त को छूती है, उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? तो कोई भी रेखा जो किसी वृत्त को छू के निकल जाए उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर यह वृत्त को छूती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब मान लीजिए अगर ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है तो ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। अब मान लीजिए वृत्त का केंद्र ये M है, तो MP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और बच्चों त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है, जो त्रिज्या होगी हमेशा क्या होगी? स्पर्श रेखा पर लंब होगी। मतलब जो कोण MPB का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बच्चों बात स्पर्श रेखा की। अब प्रश्न पूछ लेता है कि किसी वृत्त में अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा सकती है? बच्चों अनंत हो सकती है। अगर मान लीजिए यहां से आप एक लाइन खींचेंगे तो ये भी स्पर्श रेखा है, यहां से एक लाइन खींचेंगे तो ये भी स्पर्श रेखा है, यहां से एक लाइन खींचेंगे तो ये भी क्या है? तो मतलब किसी वृत्त में ना अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो 3 MCQ बनते हैं। पहला तो क्या हुआ कि वह रेखा जो किसी वृत्त को स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। नंबर 2 प्रश्न, स्पर्श रेखा क्या होती है? हमेशा त्रिज्या जो होती है हमेशा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। नंबर 3, किसी वृत्त में हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर बात करें और MCQ, तो जो अगला MCQ है वो होता है छेदक रेखा क्या होती है? इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए कोई वृत्त है और यहां से कोई लाइन ऐसी है जो स्पर्श उस पार निकल जाए, जो स्पर्श उस पार, तो ये वृत्त को क्या कर रही है? 2 जगह क्रॉस कर रही है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे छेदक रेखा या सीकेंट। बच्चों इससे कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं, बस ये पूछ सकता है कि सीकेंट क्या है, तो सोचते रहिए इसको। सीकेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेखा जो वृत्त को 2 स्थान पर काट के निकल जाए उसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। हिंदी से हो जाता है छेदक रेखा में छेद दे इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बार MCQ ये आया है कि कोई भी वृत्त होता है उसमें हम अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त है, तो अगर ये वृत्त है बच्चों, ये एक रेखा हो गई, एक ये हो गई, यदि ऐसे खींच देंगे, मतलब समझिए अगर किसी वृत्त में आपको खींचना है तो आप समांतर स्पर्श रेखाएं कुल केवल 2 ही खींच सकते हैं। तो अगला MCQ बनता है कि भाई किसी वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है? तो उत्तर क्या है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। बच्चों ऑब्जेक्टिव में इतना ध्यान रखना है, एक बार रिवाइंड करवा दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए इससे MCQ आएगा तो यही आएगा कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न आएगा तो यह प्रश्न आ सकता है कि त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लंब होती है। क्या होती है? लंब। नंबर 3, किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? किसी वृत्त में हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते। ध्यान है बच्चों, 3 प्रश्न हो गए। चौथा रहता है कभी कि किसी वृत्त में समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है? समांतर स्पर्श रेखाओं की
संख्या कितनी होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 होती है। कितनी होती है? किसी वृत्त में अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। बच्चों एमसीक्यू से भी ऐसे आते हैं। अब अगर बात करें, कहीं बोल सकते छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा तो वर्ड में आ सकता है। चलिए, कोई रेखा जो वृत्त को 2 स्थानों पर काटे, उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक बच्चों, जो छठवां एमसीक्यू आ सकता है वो पूछ सकता है आपसे कि वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। तो क्या बोलेंगे कि वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? बच्चों एमसीक्यू की बात करें तो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में जितने ही एमसीक्यू हैं और अभी तक जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मोस्टली यहीं से रिपीट हो जाते हैं। तो एमसीक्यू लेके पर्याप्त है, आपको समझना है। किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। त्रिज्या हमेशा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। किसी वृत्त में हम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। किसी वृत्त में स्पर्श रेखा क्या होती है? अनंत होती है। इतने ही एमसीक्यू आते हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर की। बच्चों 3 नंबर में 3-4 साल से एक पेपर लगातार आ रही है और हर साल लोग बोलते नहीं आएगी भाई, रिपीट हो जाती है। अभी भी जो प्रीपेड स्कूल एग्जाम हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, लगभग सभी स्कूलों में रिपीट हो रही है। तो इस पार्ट से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें को आप छोड़ नहीं सकते। भले वो पिछले 2-3 साल से आ रही है, फिर रिपीट होने के चांस है, तो उसको ध्यान से तैयार करिए। और 3 नंबर का प्रिंट है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर जिनको हमको पढ़ना है। तो पहला प्रश्न जो इस लिस्ट में सबसे पहले यही है कि किसी वृत्त के बराबर से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। ध्यान रखिए बच्चों, 3-4 बार रिपीट हो चुका है, फिर से चांस है कि रिपीट हो गई। इसको ध्यान समझिए। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है कि किसी वृत्त में बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होती है? समान होती है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो बच्चों पहली थ्योरम है वो यही थ्योरम है और जो बार बार रिपीट हो रही है, तो समझना है कि प्रयास करना है कि थ्योरम कहती क्या है। तो थ्योरम में ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई वृत्त है, अब वृत्त के बाहर मान लीजिए कोई बिंदु है P। तो अगर मान लीजिए त्रिज्या एक स्पर्श रेखा हमारी है और एक ये है, मान लीजिए AP है और ये क्या है? BP है। तो हमको ये प्रूव करना है जितना डिस्टेंस P से A का होगा उतना ही P से B का होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, तो क्या करते हैं? कुछ रचनाएं करना पड़ेगा। तो पैसा थोड़ा लगे ज्ञात है, तो क्या ज्ञात है आपको? हमको क्या ज्ञात है? ज्ञात है एक वृत्त। क्या ज्ञात है? एक वृत्त ज्ञात है तथा AP व BP क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं। क्या ज्ञात है? एक वृत्त ज्ञात है जिसमें AP और BP क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं हैं तथा O वृत्त का केंद्र है। तो मान लेते हैं कि O क्या है? वृत्त का केंद्र है। चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमको कि जो 2 स्पर्श रेखा हमने खींची है उनकी लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब ये प्रूव करना है जितना डिस्टेंस A से P का होगा उतना ही B से P का होगा। तो कैसे करना बच्चों? AP = BP। चलिए अब इस थ्योरम को प्रूव करना है, कुछ रचना करनी पड़ती है। रचना में क्या किया? O से A को मिला देंगे, O से B को मिला देंगे और O से P को मिला देंगे। रचना OA OB व OP को मिला दीजिए।
ओ से बी को, ओ से ए को और ओ से। चलिए अब ध्यान देखिए आप, क्या ओ भी वृत्त की त्रिज्या नहीं है क्या? और क्या ओ ए जो है ये वृत्त की त्रिज्या नहीं है? अरे हम पढ़े थ्योरम 10.1, उसमें बताया गया है कि त्रिज्या हमेशा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जब ये पी भी स्पर्श रेखा है और पी ए भी स्पर्श रेखा है तो क्या त्रिज्या लंब नहीं होगी? तो देखिए यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। अब बच्चों कुछ नहीं करना, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सब कर देंगे तो बाय सी पी सी टी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी पी। बहुत आसान थ्योरम बच्चों, सिंपल दिख रहा है एकदम बिल्कुल कि ये त्रिज्या है तो ये इसके बराबर है, ओ इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ओ पी दोनों में कॉमन आ रही है और जो ओ बी पी है ये भी 90 का है और ओ ए पी भी 90 का है और थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो लिखते हैं बच्चों, तो लिखते हैं उत्पत्ति, लिखते हैं यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी व त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में ध्यान समझिए। अब देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, चाहे ओ बी इक्वल टू ओ ए लिखिए, अच्छा ओ ए इक्वल टू बी पी। अब आगे हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ओ बी इक्वल टू ओ ए। क्यों है? देखिए दोनों क्या वृत्त की त्रिज्याएं हैं और जब वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। तब लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ ए। क्यों है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? रेडियाई ऑफ सर्किल या वृत्त की त्रिज्याएं। अब देखिए ध्यान से, ओपी दोनों में है कि नहीं है? जब आप बोलते हो ओ बी पी तब भी पहले नंबर में हो लास्ट में बी है, और जब आप बोलते हैं ओ ए पी तभी पहले में ओ है लास्ट में पी है। तो हम बोल सकते हैं कि ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या? कॉमन साइड, या बोलेंगे ओ पी बराबर ओ पी क्या? उभयनिष्ठ लिख देते हैं। ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या है? उभयनिष्ठ। अब ध्यान देखिए, ओ पी दोनों में कॉमन है और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बताइए क्या ओ बी जो होगा बी पर लंब नहीं होगा, और जो ओ ए है क्या ए पे लंब नहीं होगा? और जब ये लंब होगा तो कोण कितने जो 90 डिग्री के। तो हम बोल सकते हैं कि कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ ए पी, बराबर कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहां स्टेटमेंट लिख दीजिए, यहां पर समझना जरूरी है। क्या लिखेंगे कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब आप लोग ध्यान देखिए, जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस या कर्ण। ये 90 कोण है, ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस या कर्ण। अब देखिए आपने पढ़ा होगा समरूपता सर्वांग समता का नियम कि अगर किसी कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें कर्ण समान हो जाए। तो देखिए कर्ण क्या है? ओपी इस ट्रायंगल के लिए भी है और कर्ण ओपी इस त्रिभुज के लिए भी है। तो ओपी इक्वल टू ओपी क्या है? कॉमन साइड है, तो बराबर है भाई। और एक साइड कोई भी इक्वल हो जाए तो ओ ए भी क्या है? रेडियस है, और ओ बी भी क्या है? रेडियस है। मतलब सीधी सी बात बच्चों, हम बोल सकते हैं कि बाई आर एच एस समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ ए पी के। समझा बच्चों? सिंपल सा बच्चों, ये 90 दिशा में जो होती है वो क्या है? हाइपोटेन्यूस या कर्ण। ये कॉमन इसलिए इक्वल हो गई, और ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है? रेडी वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हो गई। और जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हो गए ये बाई आर एच कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई सी पी सी टी ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो लिख देते बच्चों, कहेंगे अतः त्रिभुज ओ बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए पी बाई आर एच एस
सर्वांग समता नियम। अब बच्चों जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समझ लीजिए सब कुछ बराबर हो जाता है, उनकी सभी साइड इक्वल हो जाती हैं, उनके सभी एंगल इक्वल हो जाते हैं, लेकिन नारे के करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ओ के बाद चलिए तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, या ओ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन ध्यान देखिए या ओ के बाद क्या आ रहा है, पी, और यहाँ ओ के बाद क्या आ रहा है, ए। हमको चाहना क्या है, बीपी। तो यहाँ देखिए ये बीपी आ गया, दूसरे तीसरे में क्या है, बीपी है, और यहाँ क्या है, एपी है। हम लिख सकते हैं सीधे बीपी इक्वल टू एपी बाई सीपी, सी लिख दीजिए। तो अब लिख देंगे हम लोग बीपी इक्वल टू एपी बाय सीपी सीटी। लिखते हैं आप हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। इस प्रकार से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई। बच्चों बड़ी आसान थ्योरम थी। अगर 10th की बात करिए 10th चैप्टर से, तो अभी भी मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 साल से लगातार रिपीट हो रहा है और हर बार लोग बोल रहे हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा, इन बार बार रिपीट हो जाता है। तो जहां तक बच्चों मेरा मानना है, मेरे अकॉर्डिंग आप सोचिए, तो मेरे लिए सबसे पहली चॉइस ये है, इस साल के बोर्ड एग्जाम में मेरा ये मानना है कि थ्योरम आएगी। अगर आप बात करें हम दूसरे क्वेश्चनों की कि सर दूसरा क्या हो सकता है, तो इस लिस्ट में आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को डाल सकते हैं। फिर सुनिए नंबर 3, 4, 5 और 6 एनसीईआरटी बुक के जो नंबर 3 क्वेश्चन है, नंबर 4 है, नंबर 5 है और नंबर 6 है, इनके बाहर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अपनी लिस्ट में अगर आपको शामिल करना है तो आप 4, 5, 6 और 7 को शामिल कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, यहां तक पढ़ने के बाद नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसे बाहर से आने वाला है। तो इतना तर्क कर लेते हैं तो लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देखिए आप लोग, ब्लूप्रिंट 3 नंबर का है और 3 नंबर की जो लिमिट होती है वो मोस्टली 30 से 40 वर्ड की होती है। अगर बाकी इसके क्वेश्चन देखे जाए तो उनकी लिमिट 100 पेज के ऊपर जा रही है। तो जहां अभी तक भी जितने साल पेपर हुए हैं इन क्वेश्चनों को ही अल्टरनेट किया गया है, तो पूरे का पूरा चांस है कि अरे यहाँ से इन 4 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और ये थ्योरम तैयार कर लेते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर से आने वाला है नहीं। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ को लगाना है कि हमको यहाँ पर इसकी ये थ्योरम पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 पढ़ना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो आशा है आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है तो हमारा नंबर आपको मालूम ही है, हमारा नंबर है 7489135137। कहीं कोई प्रॉब्लम है कितनी भी समय हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं मोबाइल में। ऑफलाइन कोचिंग बंद है बच्चों, बार बताता हूँ, हमारे यहाँ एडमिशन के लिए संपर्क मत करिए आप लोग, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, स्पेस बिल्कुल नहीं है। जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए आपको ऑनलाइन मिल सकता है, तो आप इंस्टाग्राम में हमारे साथ आ सकते हैं, या कि आप हमको डायरेक्ट फोन लगा सकते हैं, या कि कमेंट लिखिए कि सर इसका ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो इसके वीडियो डाल दीजिए। बच्चों इस हफ्ते के बाद अभी साइंस के वीडियो भी जा रहे हैं, सोशल के वीडियो भी जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप चाहते हैं कि आपके दोस्त लोग यार 10वीं फेल ना हो जाए भाई, 11वीं पढ़े आपके साथ में, है ना, छूट ना जाए दोस्ती, तो बच्चों को शेयर करिए, बच्चों को बताइए कि अंकल जी पढ़ा रहे हैं भाई, अगर इसको देख लोगे ना तो कल्याण हो जाना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे और जितना चैनल में वीडियो जा रहे हैं उतना वीडियोस देख लेंगे तो 60% ज़्यादा आपके नंबर मिल जाएंगे। इसलिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो जो वीडियो जा रहे हैं, अरे जैसे कभी कभी इतने देखते हैं घर में, देख रहे हैं मूवी वूवी, तो कहीं थोड़ी सी ये भी देख लीजिए, इतने से काम बन जाना है ना। और ये लिस्ट जा रही है जो क्वेश्चन की बच्चों, ये पूरा का पूरा चांस है कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब में समझिए कितना बड़ा पार्ट है, 10 पन्ने का पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। 10 साल से यही हो रहा है और हर साल कोच कितने बच्चे 100 में 100 मार्क पा रहे हैं। समझ लीजिए, मैं आपको एक स्टोरी का सुनाया था, जब शादी होती है तो न्यूनतम सबको बांटते हैं, अभी न्यूनतम बांट रहे थे जुलाई से अभी तक। अब क्या है, शादी का समय आ गया है, बारात का समय आ गया है, तब क्या करना है, अपने मुख्य जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत जगरी दोस्त हैं, उनको बार बार फोन लगाना है। ये क्या है, हमारे मुख्य रिश्तेदार हैं, इनसे बार बार नमस्ते करिए, ये गुस्सा न होने पाए, यही वाले आ जाए तो फिर 99 न होने पाए।
बहुत लोग पिछले बार यही सोचे थे ऐसे कैसे होता है, 100 में 100 आते हैं। अब देखो नितिन के 100 में 100 आ गए, राहुल के आ गए, अर्पिता के 99 नंबर आए हैं, ये चलो 99 नंबर आए हैं। तो क्या जिस दिन क्लास चालू हुआ तो तुम सोच रहे होंगे क्या ये बस कुछ नहीं किया, इन्होंने जो कहा गया उसको माना, उसके अनुसार तैयारी की और सभी बच्चों ने 95% अंक प्राप्त किए। हो सकता है इस बार आपकी बारी हो, पिछली बार उनकी बारी थी, आप शायद 98 पहुंच जाएं। तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और जितने वीडियो जा रहे लगा था उनको लगातार वॉच करिए। ये मान लीजिए आप जो सफलता है ना आपके जेब के अंदर रहेगी, है ना, बाहर नहीं जाने पाएगी भाई। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो बच्चों बताया गया था कि जो अगला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के, लिखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के व्यास, किसी व्रत के व्यास के सिरों पर के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। बच्चों बड़े आसान थ्योरम है, बताना है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो पहले बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, हमें क्या दिया गया बच्चों, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त खींच लेते हैं और उसके सिरों पे 2 स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो मान लीजिए पहली स्पर्श रेखा ये है और दूसरी क्या है, ये है। तो हमें क्या बताया गया है, किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर, अब व्यास तो ये कहलाएगा, व्यास तो व्यास बना लीजिए, ये क्या हो गया व्यास। इनकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। पहले का नाम मान लेते हैं क्या है, ए बी है, क्या है ए बी है, और दूसरे का नाम मान लेते हैं क्या है, सी डी है, क्या है सी डी है। और मान लेते हैं कि जो इसका व्यास है वो क्या है, पी डी है, और वृत्त का केंद्र मान लेते हैं क्या है, ओ है, क्या है। तो क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, ए बी और सी डी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और पी डी क्या है, वृत्त का व्यास है, और ओ वृत्त का केंद्र है। तो जितना आपको बनाया डायग्राम में ना ज्ञात वृत्त लिख दिया करिए। तो क्या ज्ञात है बच्चों, तो हमें ज्ञात है बच्चों कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, और पीडी क्या है, वृत्त का व्यास है। पीडी क्या है, वृत्त का व्यास है, और ए बी और सी डी क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं तथा ए बी व सी डी 2 स्पर्श रेखाएं, क्या है, स्पर्श रेखाएं। इतना हमको ज्ञात है बच्चों, इतना हमको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों क्या होंगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट सी डी आर पैरेलल। तो क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। बच्चों चलिए प्रूव करते हैं। अब ध्यान देखिए, इस तरह की बात की जाए तो यहां पर आप ध्यान देखिए, क्या ओपी ए बी पैरेलल नहीं है क्या, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, क्या ओपी ए बी पैरेलल नहीं है, बोलिए हाँ सर है, त्रिज्या है ना ये। और 10.1 क्या बोलती है कि त्रिज्या हमेशा क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रूफ ले लेते बच्चों, तो हम लिखेंगे कि ओपी लंब होगा ए बी पर, ओपी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओडी इज आल्सो रेडियस। ओडी भी क्या है, त्रिज्या की नहीं है, ओडी इज आल्सो रेडियस, देयरफॉर
ओडी इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन सीडी। तो लिख देंगे जो ओडी है ये परपेंडिकुलर कहां पर होगी, जो ओडी है बच्चों इसको पी क्यू मान लेते हैं। तो यहां पर ओ क्यू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, सीडी पर। अब देखिए ध्यान से, अगर त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है तो ये कोण भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, हो गया नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल कौन सा, ओ पी बी इक्वल टू 90, ओ पी बी इक्वल टू, अतः हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ओ क्यू लंब है सीडी पर, ओ क्यू लंब है सीडी पर, तो ओ क्यू सी कितना हो जाएगा, 90, एंड ओ क्यू सी कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिला देंगे कितना हो रहा है, 180। इन दोनों को मिलाने में कितना हो रहा है, 180। अब अगर मान लीजिए आप इनको मिलाते हैं एक साथ, तो अगर मान लीजिए ये भी 90 है और ये भी कितना है, 90, तो मिला दीजिए। तो आप बोल सकते हैं कि ओ पी बी प्लस ओ क्यू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90, एंगल ओ पी बी प्लस ओ क्यू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, और बच्चों जैसे 180 होगा तो क्या बन जाएंगे, लीनियर पर क्या बन जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी। तो बच्चों यही हमको प्रूव करना था। तो चलो बढ़ते हैं। तो यहां पे लिख करिए जो स्टेटमेंट लिख देता ना आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पे हमने प्रूव कर लिया कि दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए जो पांचवा सवाल है वो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से क्या प्रूव करना है, कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए क्या बताया गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, अगर किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर आप लंब खींचेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होगी जाएगा। मतलब ये प्रूव करना है कि कहीं और से होकर के नहीं जा सकता। ठीक बच्चों, बड़ी आसान थ्योरम है। हमको क्या दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बना देते वृत्त। क्या दिया गया है, एक वृत्त इसका केंद्र क्या है, O है। अब देखिए ध्यान से, एक वृत्त दिया गया है, केंद्र क्या दिया गया, मान लेते हैं क्या, इसका केंद्र क्या है, O है। क्या है, अब हमको क्या कहा गया है कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए तो एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, मान लीजिए ए बी स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। तो मान लेते हैं कि वो वृत्त का केंद्र हो गया और ए बी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब देखिए आप ध्यान से, अगर ये बोल रहा थ्योरम कि मान लीजिए लंब कोई भी परपेंडिकुलर लंब है तो वो केंद्र से होके जाएगा, और कहीं से आप खींचेंगे तो ये लंब नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो हम इसकी अपोजिट थ्योरम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी इनवर्स मान लेते हैं और अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लंब है, मान लेते हैं कोई भी लंब मान लीजिए,
तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई मान लीजिए ये OP एक लंब है, हमें मान लेते हैं कि एक लंब यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए M है, क्या है M है। अब ध्यान देखिएगा तो ज्ञात केवल लिख दीजिए, ज्ञात है क्या है कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है O है और AB क्या है, स्पर्श रेखा है, AB स्पर्श रेखा है तथा MP क्या है, हम मान लेते हैं कि जो MP है लंब है, मान लेते हैं तथा MP क्या है, लंब है, ऐसा मान लेते हैं MP क्या है, लंब है। तो क्या प्रूव करना है, अगर मान लीजिए MP लंब है तो कहां से होके जाएगा, वृत्त के केंद्र से होके जाएगा। तो क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको कि MP अगर लंब है तो ये OP से होके जाएगा। क्या करना है कि अगर MP O बिंदु से होकर जाएगा। चलिए अब रचना करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वृत्त का केंद्र है, तो जब वृत्त का केंद्र भाई तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो O से P को मिला दीजिए, O से P को मिला दीजिए। चलिए तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। रचना ये हमने क्या किया, O से P को मिला दिया, OP को मिलाया, OP को मिलाया। अब ध्यान देखिए आप, अगर MP जो है वो त्रिज्या है तो क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, पक्के में होगी। चलिए उत्तर लिखते हैं। तो यहां ध्यान देखिए, अगर मान लीजिए MP जो है लंब होगी किस पर, AB पर, कौन से थ्योरम से, थ्योरम 10.1 से। अतः कोण MPB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, OPB क्या है, OPB क्या है, त्रिज्या है। तो चूंकि वृत्त के केंद्र से मिलाया गया है तो OPB लंब होगा किस पर, AB पर। OP लंब होगा AB पर। जब OP लंब होगा AB पर तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल OPB आल्सो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। ये हम बच्चों जानते हैं। अब आप ध्यान से डायग्राम को देखिए, चित्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि OPB एंगल जो है वो बड़ा है और MPB क्या है, छोटा है। और वृत्त के परिधि में एक और आप देखिए तो राइट एंगल तो एक ही बन सकता है भाई, या दो एंगल बनना संभव नहीं, राइट एंगल इस तरह देंगे तो एक ही बनेगा। और पक्की बात है, जो बड़ा होगा वही राइट एंगल होगा। तो चित्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि OPB बड़ा है किससे, MPB से, लिख दीजिए। परंतु किसी वृत्त के एक ही ओर, किसी वृत्त के, सब लिखना है आपको, एक ही ओर, किसी वृत्त के एक ही ओर एक ही समकोण संभव है, एक ही समकोण संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि अब देखिए समझिए ध्यान से, अतः अगर MP लंब है, अतः यदि MP लंब है AB पर तो यह तभी संभव होगा जब वह वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं कि चित्र से दिखाई दे रहा है कि
कि एंगल ओ पी बी बड़ा है एंगल एम पी बी से, एंगल एम पी बी से। इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी जरा प्रूफ भाई आपकी सीधी सी बात ने समझा दिया कि अगर मान लीजिए एम पी बी 10 बजे, क्या समझा गया कि अगर मान लीजिए, ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए ये जो एम पी है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कहाँ से जाएगा, सेंटर से होके जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर कहला जाएगा। क्योंकि डायग्राम से आप देखिए ना, क्लियर दिखाई दे रहा है कि एंगल ओ पी बी जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है और एम पी बी की वैल्यू क्या है, कम दिखाई दे रही है। और आपको मालूम है कि एक तरफ तो एक ही राइट एंगल हो सकता है, तो सीधी बात है राइट एंगल तो ये होगा। अगर मान लीजिए एम पी परपेंडिकुलर है देन इट पासेस थ्रू ओ पी। तो बच्चों यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो बाकी 2 वीडियो लेक्चर हैं इस पार्ट के हम लोग कल पूरा करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अभिनव कोचिंग में जो CBSE है 10th और MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम, क्योंकि जितने गवर्नमेंट स्कूलें हैं, जितनी स्कूलें इंग्लिश मीडियम है, सबके एग्जाम हो चुके हैं। तो अब चूंकि 9वीं बच्चे पढ़े हुए इस साल बिना पढ़े ऊपर जा रहे हैं, तो टीचर्स के लिए चैलेंज होगा क्योंकि बच्चे 9वीं पढ़े नहीं हैं और बिना पढ़े प्रमोट हो गए हैं। इसलिए हम लोग 7 अप्रैल से अपने यहाँ 10th के MP बोर्ड के और CBSE क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस साल 5th में जा रहे हैं और जो बच्चे 8th में जा रहे हैं और वो मिलिट्री स्कूल की या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग 7 अप्रैल से स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्वालिफाई वही रहेंगे जो 4th से प्रमोट होकर 5th में जा रहे हैं। तो बच्चों चैनल के बारे में लोगों को बताएं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। साथ में नोटिफिकेशन जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो उससे फायदा ये मिलेगा कि जितने वीडियो जाएंगे, अब लगातार वीडियो तेज जाने वाले हैं, अब एक दिन 2 वीडियो जाएंगे डेली, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को दें। ध्यान रखें इन क्वेश्चनों को एकदम तैयार कर ले, बिल्कुल ये मामा जी हैं, छूटने ना पाए, बिल्कुल यही वाले आ जाए फिर 99 न होने पाए, इतना ध्यान रखें। और ये पूरी संभावना है जितने क्वेश्चन आएंगे इस लिस्ट से ही आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि 2 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। जिस दिन हम लोग दूसरा वीडियो डालेंगे वहाँ इन्हीं को डिस्क्राइब करेंगे। और जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो टारगेट होगा चैप्टर नंबर 7। तो हो सकता है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें और चैप्टर नंबर 7 का इंट्रो दें आपको। क्योंकि चैप्टर नंबर 7 से बच्चों MCQ आना है और वहाँ से डिटेल पढ़ाना जरूरी है। इसलिए जो अगला वीडियो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और साथ में 7 नंबर का चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उसमें आधा कोर्स 9th का डाल दिया गया है और जब तक हम 9th का कोर्स नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए उस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप 9th के जो पोर्सन है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। शायद जो हम लोग अगले 2 वीडियो हमारे होंगे वो 7 चैप्टर के ऊपर होंगे और इसके बाद हम लोग साइंस को डीपली पढ़ेंगे, साइंस और सोशल साइंस को। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप पूरे वीडियो देखेंगे ना तो 70% से कम नंबर आपके नहीं रहने वाले, चाहे आप स्कूल नहीं गए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।